Hello everyone, welcome back to the physics class. So we were doing the unit that is thermodynamics. Some of the topics already has been discussed in the previous lecture. So today we are starting with thermodynamic processes. Today's topic is thermodynamic processes. इट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आने वाले प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से उसमें आते हैं. तो उसमें कुछ प्रोसेसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जो हमारे सिलेबस में इस बार दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस. कौन सा है? दैट इज आइसोथर्मल process we are going to discuss is isothermal process. Topic we are going to discuss is isothermal process. Isothermal process क्या होता है? Let us discuss. वो प्रोसेस, वो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जिसमें बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे. ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, लेकिन जो अदर पैरामीटर्स हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, वो क्या होता रहे? चेंज. अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ the system remains constant throughout. मतलब थ्रू आउट प्रोसेस के दौरान जो प्रोसेस का, सिस्टम का जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस. और वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बट प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं. प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा से किसी गैस को दबाओगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा. अगर प्रेशर कम होगा तो गैस एक्सपेंड होगी, इट मीन्स वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा. इट मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट बाय V आ गया. सो इट इज इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. आइसोथर्मल प्रोसेस की जो इक्वेशन बनी दैट इज PV इक्वल्स कांस्टेंट. इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा इनिशियल से लेके फाइनल तक प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा. प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इक्वेशन फॉर वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. एक आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन की इक्वेशन हम बनाते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होगा वो क्या होगा. सो व्हाट इज द टॉपिक? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क डन कितना होता है? लेट अस कैलकुलेट. ओके, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर में एक आइडियल गैस हमारे पास है. एक कंटेनर हमारे पास है, इसमें एक आइडियल गैस है. ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है. पिस्टन इनिशियली यहाँ पे था, इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर है इनिशियली P1 V1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 इनिशियली. अब गैस एक्सपेंड हुई, मतलब गैस ने वर्क डन किया, वर्क डन बाय द गैस हुआ और पिस्टन अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया. यहाँ पे आ गया पिस्टन, दिस इज फाइनल, दिस इज
इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। यहाँ अब प्रेशर जो हो गया दैट इज P2 V2 वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, तो प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर P1 V1 से V2 V2 तक चेंज हो गया, इनिशियल से फाइनल चला गया। मान लीजिए किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे, मतलब इनिशियल से फाइनल जाते हुए बीच की कोई स्टेज आएगी, ये एक इनिशियल बीच की इंटरमीडिएट स्टेज है। यहाँ प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, प्रेशर है P, वॉल्यूम क्या है V, ओके। इसके बाद गैस एक्सपेंड हुई तो पिस्टन थोड़ा सा और बाहर चला गया। यहाँ प्रेशर तो P है, वॉल्यूम V प्लस dV है, डेल्टा V, मतलब डेल्टा V या dV जो मर्जी ले लो, dV मतलब कितना वॉल्यूम चेंज हुआ दैट इज dV। तो हम A से B तक का वर्डन निकाल लेते हैं। ये A है बीच की इंटरमीडिएट, मतलब इन पूरे इनिशियल से फाइनल के बीच में हमने थोड़ा सा स्मॉल पाथ ले लिया, A से B तक का एक्सपेंड हो रहा है जो गैस पिस्टन आउटसाइड जा रहा है। तो वर्क डन इन A टू B, A से B तक का वर्क डन निकाल लेते हैं। पाथ स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, दैट इज dW इज इक्वल टू PdV, dW इज इक्वल टू PdV, P इज प्रेशर, dV इज चेंज इन वॉल्यूम। ये स्मॉल पाथ का हो गया। अब हमने टोटल का निकालना है। टोटल का वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल तक का टोटल वर्क डन हमने निकालना है। टोटल वर्क डन क्या बनेगा, dW का इंटीग्रेशन PdV, इसका भी इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल V1 से V2। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम क्या है, dV है, तो मतलब वेरिएबल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वाली लिमिट आपने लेनी है V1 से V2 तक। V1 से V2 तक अगर आप लेते हो तो dW का इंटीग्रेशन क्या बन गया, दैट इज W। P यहाँ बाहर रहेगा क्योंकि हमने वॉल्यूम वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है। P की जगह हम आइडियल गैस है, और आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है, यहाँ मैं साइड में बता रहा हूँ, इधर आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से P की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज nRT बाय में V, nRT बाय में V, दिस इज द प्रेशर, ओके, nRT बाय में V। यहाँ प्रेशर की अगर वैल्यू रखें nRT बाय V इंटू dV, लिमिट V1 से V2, nRT आ गया बाहर, अंदर बचेगा dV बाय में V, अंदर क्या बचेगा dV बाय में V। तो dV बाय V अगर जो टर्म नीचे उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया हो तो उसका इंटीग्रेशन का रूल होता है भी लॉग में, लॉगरिथम होता है इसका। तो ये क्या बनेगा, nRT ln, n का मतलब नेचुरल लॉग ऑफ V बन जाएगा। अगर टर्म नीचे लिखी हो और उसी का प्रेशर मतलब डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो उसका इंटीग्रेशन बनता है नेचुरल लॉग, लिमिट क्या है, दैट इज V1 से V2, लिमिट क्या बन गई, V1 से V2। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वर्क डन आ गया nRT तो बाहर था ही, नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ V1, लॉगरिथम होता है ये। तो ये log A माइनस log B का फॉर्मूला होता है log A बाय B, log A माइनस log B का जो फॉर्मूला होता है दैट इज log A बाय B। सो वर्क डन इज इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय में V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके A माइनस B, log A माइनस B होता है log A बाय में B। सो दिस इज द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उसका वर्क डन मतलब गैस कितना वर्क डन करती है, हम टोटल वर्क डन उसको निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड जो स्टेप प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, देखिए adiabatic process is that process in which there is no transfer of heat between system and surrounding, system और surrounding के बीच में कोई भी हीट अगर ट्रांसफर ना हो that is called adiabatic process। no heat
फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा। मतलब ना तो कोई हीट सिस्टम से सराउंडिंग जा रही है, मतलब ना कंटेनर के अंदर से बाहर जा रही है, ना बाहर से कोई अंदर आ रही है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी, नो हीट एक्सचेंज। ओके, चेंज इन हीट जीरो होता है, मतलब जो डी क्यू होता है दैट इज चेंज इन हीट क्या है, जीरो है। कोई भी हीट ना तो एंटर कर रही है सिस्टम में, ना एग्जिट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। हम उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है, जैसे आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसी एडियाबैटिक प्रोसेस की भी इक्वेशन होती है, दैट इज पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी की पावर गामा इक्वल्स कॉन्स्टेंट, दिस इज द इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। इसमें जो गामा है ये एक स्पेसिफिक हीट होती है जो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, Cp बाय Cv, स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, Cp बाय में Cv। तो Pv की पावर गामा कांस्टेंट, ये किसकी इक्वेशन है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। किसकी इक्वेशन बनेगी, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम वही कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन हमने कैलकुलेट करना, जैसे हमने आइसोथर्मल में कैलकुलेट किया, अभी गैस कितना वर्क डन करती है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए गैस कितना वर्क डन कर रही है। अब कोई हीट बाहर से नहीं आ रही तो गैस कितना वर्क डन कर रही है, हम उसी को कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो वर्क डन हमें पता है, वर्क डन ये तो होता ही है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या बन जाता है, दैट इज पी डी वी V1 से V2, जो ये वर्क डन हमारा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W बन गया था, पी डी वी, ये तो वर्क डन सभी में होता ही है, गैस का वर्क डन। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू पुट करनी है P की। P की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू अगर देखें तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम के दे दिया हमने, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाय V की पावर गामा, और K V की पावर माइनस गामा, क्योंकि V की पावर गामा है, ऊपर जाएगा तो माइनस गामा बनेगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, P की जगह क्या आ गया, K V की पावर माइनस गामा डी वी V1 से V2, K बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसका होगा V के पावर माइनस गामा। इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, एक पावर प्लस और वही पावर प्लस होकर नीचे लिखी जाती है, तो क्या बनेगा, V के पावर माइनस गामा पहले था +1 और माइनस गामा +1 V1 से V2, मतलब इंटीग्रेशन कर दिया। V वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन होना है, D के साथ V है, तो इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, जितनी पावर पहले है उसमें एक पावर प्लस कर दो, तो एक पावर प्लस होगी आपके पास, V की पावर माइनस गामा थी उसमें +1, V की पावर माइनस गामा और +1 V1 से V2। अगर हम इसमें देखें ये बनेगा क्या, K बाहर है, नीचे 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, माइनस गामा +1 को 1 माइनस गामा, वो अंदर क्या बचेगा, V की पावर 1 माइनस गामा। अगर लिमिट रखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या बनेगी, दैट इज V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। ओके, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने इसमें कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो K कांस्टेंट है वो क्या हो सकता है, वो अब हमने देखना है इसमें। नेक्स्ट देखो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ K, ये पीवी के पावर गामा इज कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह मैंने K लिख दिया मान लो। तो अगर 2 के लिए लेते हो, मतलब K अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले तो W इज इक्वल टू क्या बना, 1/1 माइनस गामा K इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 की पावर 1 माइनस गामा। तो K जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू इसके बराबर है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 की टर्म में लिख सकते हो, मतलब K यहाँ पे 2 के साथ है, V2 वाले के साथ है तो यहाँ 2, मतलब P2 V2 की पावर गामा, और यहाँ 1 के साथ है तो यहाँ 1 भी, क्योंकि किसी के भी कांस्टेंट के बराबर हो सकता है ये। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, K बन गया P2 V2 की पावर गामा और V2 की पावर 1 माइनस गामा है ही, और K की जगह यहाँ पे P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर 1 माइनस गामा है ही पढ़ाई।
ओके, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, हमें पता ही है। तो यहाँ पे अगर हम पावर ऐड करना चाहें तो ये क्या बन गया, स्पेस कम है, मैं ये फिगर थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, यहाँ मैं ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे W इक्वल्स क्या बचा, 1/1 माइनस गामा, ये तो है ही पड़ा, ठीक है। अब बेस सेम, V2 सेम, पावर ऐड हो जाती है। P2 तो एज इट इज रहेगा पहले अंदर, V2 बेस सेम, पावर ऐड, गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ भी सेम होगा, P1 V1 बचेगा। ओके, P2 V2 माइनस P1 V1 अंदर ये बचा हमारे पास। एक तो ये फॉर्म इसकी बन सकती है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, लेकिन एक चीज़ और होती है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। आइडियल गैसेस में यूज़ करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। अगर यहाँ P2 V2 लिखना चाहो, N सेम दैट इज R भी सेम और 2 आ जाएगा। अगर 1 लिखना हो तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस गामा P2 V2 दैट इज nRT2 माइनस nRT1, nRT2 माइनस nRT1। nR अगर हम कॉमन निकाल दें तो वर्कडन क्या आएगा, nR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो दिस इज द वर्क डन इन विच दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का ये वर्कडन आ गया और आइसोथर्मल का वर्कडन हमने निकाल रखा था, वो रहा हमारे पास। तो ये दो प्रोसेस इस बार हमारे सिलेबस में है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें हीट कांस्टेंट रहे, कोई भी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो ना करे। तो दोनों केसेस में हमने वर्क डन निकालना होता है ये। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, dq इज इक्वल टू du प्लस dw की जितनी आप सिस्टम को हीट देते हो वो दो फॉर्म में यूज होती है, कुछ इंटरनर्जी इंक्रीज करने में और कुछ वर्क डन करने में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि टोटल हीट एब्जॉर्ब जितनी भी है वो कभी भी आप वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। टोटल हीट given to a system can never be changed into work done। मतलब जितनी भी आप हीट देते हो वो सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती। ऑलवेज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस। मतलब जितनी इनपुट हो उतनी हमेशा कभी भी आउटपुट नहीं मिलती, 100% एफिशिएंसी नहीं होती कभी भी। इट मीन्स कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा किस में कन्वर्ट होगी, दैट वेस्ट जरूर होगी, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जितनी आप हीट यूज़ करते हो तो उतनी कभी भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। आप चाहो भी जितना आपने फ्यूल लिया उतना ही वर्क कर जाए, नहीं कर पाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ फ्यूल वेस्ट होगा ही होगा, एनर्जी कुछ ना कुछ हमेशा वेस्ट होती है। तो 100% एफिशिएंसी किसी भी मशीन की नहीं होती। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रिवर्सिबल जो इनिशियल से फाइनल जहाँ वापस फाइनल से इनिशियल आ सकें, दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल। मतलब रिवर्सिबल किनको कहते हैं, मतलब इनिशियल से फाइनल गए और वापस फाइनल से इनिशियल भी आ सकते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो नहीं आ सकते, मतलब इनिशियल से फाइनल तक तो गए लेकिन फाइनल से वापस इनिशियल नहीं आ सकते, दे आर कॉल्ड इररिवर्सिबल प्रोसेस। दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस आती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, अगर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकते हैं तो दे आर रिवर्सिबल। अगर वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकते तो दे आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। मोस्टली हमारे नेचर के जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं।
मोस्टली प्रोसेस जो हमारे नेचर के होते हैं दे आर irreversible processes. So these are the topics of today. With this we have completed the unit thermodynamics. In the previous lecture, in this lecture, thermodynamics has been completed. So go through it, prepare notes. Till then, thanks and have a nice day.